तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन है √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कितने सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर सिंगल सेंटेंस है, √2 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि सिंगल सेंटेंस में इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एंड है, ना बट है, ना और है, ना इफ देन है, ना इफ एंड ओनली इफ है, ना IFF है। यानी घुमा फिरा के कोई लॉजिकल कनेक्टिव ही नहीं है। और अगर लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है तो सिंपल सी बात है ना, ये सिंगल स्टेटमेंट होगा। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अब इस क्वेश्चन का हमें नेगेशन बताना है। तो मैंने अभी तक जो स्टेप्स फॉलो किए हैं उसी स्टेप्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट P √2 is a rational number. Therefore, the negation of given स्टेटमेंट P। देखो मैं यहाँ पर P लिख रहा हूँ। P क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एक ही स्टेटमेंट है ना, और मैंने उसे P ले लिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट P इज नेगेशन ऑफ P। देयरफॉर नेगेशन इज गिवन एज, अब बस इस स्टेटमेंट को हमें नॉट लगा कर लिखना है। तो हम लिख देंगे √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। वैसे आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये नहीं लिखे तो भी चल जाता है। बट हम ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हम लिखते जा रहे हैं हर बार, इसलिए मैंने लिख दिया। 2 लाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब आगे के क्वेश्चन को जाते हैं। तो चलो आगे आने वाले क्वेश्चंस को करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैथमेटिकल रूप में नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट के रूप में दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। याद है हमने अपने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि अगर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आता, स्टेटमेंट का फॉर्म आता है, तो हम ऑल को सम से रिप्लेस करते हैं, सम को नो से रिप्लेस करते हैं। बस वही लॉजिक यहाँ पर लगानी है, सिंपल सी बात है। मैं ऐसा लिख दूंगा द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। काम खत्म, समझा? ऑल की जगह सम कर दिया और नॉट डाल दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं लिखेंगे कैसे। तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं। तो द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ऑल की जगह हो जाएगा सम, नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब नॉट क्यों यूज किया? क्योंकि हम नेगेशन कर रहे हैं ना, इसीलिए नॉट आना जरूरी है। ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या है मालूम है? अगर क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नॉट निकाल कर पॉजिटिव बना दो सेंटेंस को, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें नॉट डालकर नेगेटिव कर दो। यानी कि दोनों ही केस में अपोजिट करना है आपको। समझ आया? तो ये क्वेश्चन को देख लो, फिर आगे के क्वेश्चन को करते हैं। स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसे निकाल कर ले लो आप। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए 2 सब क्वेश्चंस को पूरे करके इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं फाइनली।
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिर एक ही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट में क्वांटिफायर भी लगा हुआ है। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि कंडीशन तो हो गई। खैर कंडीशन है n² + n+2 इज डिविजिबल बाय 4। अब अगर ध्यान से देखो तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, वेयर यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्मॉल n के साथ लगा है एंड स्मॉल n मतलब नंबर्स इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N है, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है हमारा स्मॉल n। और आपको यहाँ पर जो कंडीशन दिया है, खैर इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करके ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट का नेगेशन बताना है। और नेगेशन के कंसेप्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर क्वांटिफायर आ जाता है तो क्वांटिफायर को भी आप इंटरचेंज कर दोगे, यानी यूनिवर्सल को इंटरचेंज करोगे एग्जिस्टेंशियल में, अगर एग्जिस्टेंशियल आता है तो उसे यूनिवर्सल में कर दोगे। और अगर ये कंडीशन दिया है तो क्योंकि हमें स्टेटमेंट ही चेंज कर रहे हैं, क्वांटिफायर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय, क्योंकि नेगेशन करना है आफ्टर ऑल, नॉट तो दिखना चाहिए ना। चलो देखते हैं, तो यहां पर लिख देंगे नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होगी। यहाँ तक कि मेरा कंडीशन भी लगभग स्टार्ट सब सेम ही होगा, बस यहाँ लिखा है इज डिविजिबल बाय 4 ना, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट को ट्रू बता कर दिया है, तो मैं इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बोल देता हूँ। पहले आप ऐसे स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स साबित करते थे, प्रूफ करते थे। आपको क्वेश्चन में सेट दिया होता था कॉम्प्लीमेंट्री, उस सेट के एलिमेंट्स को आप कंडीशन में वेरीफाई करते थे। खैर अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी सब क्वेश्चन है। यहाँ फिर से वही बात है कि क्वांटिफायर है, और अगर क्वांटिफायर है तो उसे इंटरचेंज करना ज़रूरी है। बट यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कंडीशन में कि इज़ डिविजिबल बाय 4 वगैरह ऐसा कुछ। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ लिखा है x - 17 इज़ स्मॉलर देन 20। क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट का नेगेशन करना है तो मैं स्ट्रेट अवे 2 चेंजेस कर दूंगा। पहला तो ये क्वांटिफायर को बदल दूंगा, और दूसरा यहाँ ये जो स्मॉलर देन का साइन है, बस उस स्मॉलर देन के साइन को कट कर दूंगा, उसे समझ में आ जाएगा कि इज़ नॉट स्मॉलर देन 20। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये एग्जिस्टेंशियल को मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर से रिप्रेजेंट करूंगा, सच दैट x - 17 स्मॉलर देन। अब ये स्मॉलर देन का साइन आया ना, इस साइन को आप कट कर दोगे, इससे पता चल जाता है कि वो उसका नेगेशन हो गया। और रीड करते वक्त भी आप ऐसे ही रीड करोगे, x - 17 इज़ नॉट स्मॉलर देन 20। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा काम वहीं पर नेगेशन का पूरा हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में आपने दिए हुए स्टेटमेंट को, आई मीन दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट को आपने नेगेशन किया। ठीक है, कभी कभी 2 स्टेटमेंट मिलता था, तो कभी 3 मिले, तो कभी सिंगल भी मिले, उन सब को आपने नेगेशन किया। आई होप आपको समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको बताना है। इंट्रोडक्शन में साफ साफ हमने सीखा था कि कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ये सिंगल इम्प्लीकेशन के ही भाई बंधु है, यानी सिंगल इम्प्लीकेशन से ही तो आ रहे हैं, उसी के लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो बस यहाँ पर भी ले दे के आपको हमेशा सिंगल इम्प्लीकेशन दिखाई देगा। कैसे? तो चलो देख लो। इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो,
इफ और देन आया, इफ देन आ गया इसका मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन आ गया, सोचने वाली बात ही नहीं है ना। और आपने इंट्रोडक्शन में एक चीज तो सीख ही रखा था कि अगर आपको P सिंगल इम्प्लाई Q दिया होगा तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स आप लिखेंगे Q सिंगल इम्प्लाई P, यानी उसे उल्टा कर देंगे, नाम से कन्वर्स का मतलब समझते हो। सेकंड, अगर इन्वर्स करना होगा तो बस इसी क्वेश्चन में नेगेशन लगा देंगे, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने के दौरान आप ये जो कन्वर्स वाला स्टेटमेंट है ना उस पर नेगेशन लगा देंगे। हम ये क्यों सीख रहे हैं, ये रिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका यूज करना है, इसका यूज इस क्वेश्चन में करना है, इस पूरे सब क्वेश्चंस में करना है, इसीलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। यानी घुमा फिरा के इतना तो समझ में आ गया कि अगर P सिंगल इम्प्लाई Q है तो उसका कन्वर्स होगा Q सिंगल इम्प्लाई P, सिर्फ हमें अक्षरों को बदलना है। सेकंड, अगर इन्वर्स लिखना है तो क्वेश्चन के अंदर दोनों बाजू नेगेशन लगा देंगे। थर्ड, आपका जो कन्वर्स आपने लिखा था बस उसी स्टेटमेंट को दोबारा से दोहराओगे, बस नेगेशन लगाकर। इसे आप बाय हार्ट कर सकते हो, लॉजिक से समझ सकते हो, ट्रिक्स लगाकर बाय हार्ट करो या कुछ भी करो, लेकिन करना यही है, इसे ही यूज करेंगे। अब P और Q क्या है तो आपको पता होना चाहिए। P एंड Q इज नथिंग बट द टू स्टेटमेंट्स, क्योंकि लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन आ गया है ना तो दो स्टेटमेंट भी आ गया है। इस क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट है, हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होगा। तो चलो उन दो स्टेटमेंट्स को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है। इन दोनों स्टेटमेंट को मैं P एंड Q से रिप्रेजेंट कर दूंगा और फिर उन्हें उस स्टेटमेंट पर कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है तो हम भी ऐसे यूज़ करके लिख देंगे, सिंपल। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट P होगा x स्मॉलर देन y एंड Q होगा x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर। इन दोनों स्टेटमेंट्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। P Q ही देखो ना हर जगह आपको दिख रहा है, तो पहले P Q क्या है वो तो बताओ। खैर, अब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, अब यहां पर P पहले आया, Q बाद में आया, इफ देन आ गया, इसका मतलब P सिंगल इम्प्लाई Q आ गया। ये है मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये P सिंगल इम्प्लाई Q तो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो बस इसे ही वन बाय वन करना है हमें। ये पहला वाला कन्वर्स है, दूसरा वाला इन्वर्स है और तीसरा वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, वही तो पूछा है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कन्वर्स ऑफ P सिंगल इम्प्लाई Q इज, वहाँ पर देखो Q सिंगल इम्प्लाई P, दैट इज या देयरफॉर लिखकर सीधा लिख देते स्टेटमेंट। देयरफॉर स्टेटमेंट, देयरफॉर Q पहले आएगा, फिर P बाद में आएगा और उधर दिया है x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम भी लिख देते हैं। अब आप कहेंगे कि Q पहले आएगा, P पहले बाद में आएगा, तो हमने P और Q को तो लिख दिया, चलो ठीक है। ये बीच में इफ देन क्या कर रहा है? तो सीधी सी बात है ना, सिंगल इम्प्लाई तो अभी भी खड़ा है, सिंगल इम्प्लाई वहाँ पर है तो हमें इफ देन तो लिखना ही पड़ेगा। चलो, तो ये हमारे स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया। अब इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ऐसे ही लिखना है।
तो चलो सेकंड टॉपिक देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इनवर्स ऑफ P single imply Q is negation of P single imply negation of Q. Therefore, अब इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। Therefore, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज नेगेशन P, यानी P को नेगेशन करना है हमने, तो लिखते वक्त हमें इफ देन तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इफ, पहले P बोला है ना तो मैं भी P लिख दूंगा, X स्मॉलर देन Y। बट यहां पर क्योंकि नेगेशन है तो मैं इस चीज को कट कर दूंगा, सिंपल। फिर लिख दूंगा देन x स्क्वायर इज नॉट स्मॉलर देन y स्क्वायर। हो गया ना ये स्टेटमेंट। साथ में ये भी लिख देते हैं कि x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर पे ही लिख देता हूं वेयर। खैर, अब हमारे स्टेटमेंट का आखिरी टॉपिक है कॉन्ट्रापॉजिटिव, उसे भी हम ऐसे ही पूरा कर लेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस है बड़े सिंपल बट थोड़े लेंथी हैं, तो लिखेंगे ऐसे कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P single imply Q is negation of Q single imply negation of P. Therefore, contrapositive of given statement is, अब नेगेशन ऑफ Q पहले आएगा, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा इफ x स्क्वायर इज स्मॉलर देन y स्क्वायर, बट नॉट है इसलिए इसे कट कर दूंगा। देन x इज नॉट स्मॉलर देन y, ये होगा मेरा स्टेटमेंट। और लिख दूंगा वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको तो पता है रियल नंबर का मतलब होता है ऑल द नंबर्स, है ना। सेट ऑफ ऑल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, होल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स को रियल नंबर बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट को रियल नंबर नहीं बोलते। यानी कि सिर्फ इमेजिनरी टर्म को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। रियल और इमेजिनरी के बीच का डिफरेंस क्या है? तो रियल नंबर को आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हो और इमेजिनरी नंबर्स को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका रियल एक्सिस है, रेफरेंस पार्ट है, और वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस है, जो कि उस पर ही इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है मालूम है कि अगर परिवार में रहने वाली महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली चीज़ क्या बोली है कि वुमेन मस्ट बी लिटरेट, और बाद में फैमिली लिटरेट होगी ना। इसीलिए
उस लॉजिक के अनुसार हमारा P होगा वुमेन वाली लाइन, वुमेन वाला स्टेटमेंट, और सेकंड यानी Q होगा फैमिली वाला स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर P और Q को मेंशन करूंगा। मैं लिखूंगा लेट P। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि महिलाएं शिक्षित होगी तो ही परिवार शिक्षित होगा, है ना। वो शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देगी, बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित होगी, घुमा फिरा के पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर मैं P को लिखूंगा वुमेन, वुमेन इन अ फैमिली इज लिटरेट। Q हो जाएगा फैमिली बिकम्स लिटरेट। बात भी सही है, वुमेन लिटरेट होगी तो फैमिली को भी लिटरेट बना देगी, है ना। तो इस हिसाब से हम P और Q को तो बता दिए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म P सिंगल इम्प्लाई Q होगा। उसके बाद वापस कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव करना है। जिस हिसाब से PQ आगे बढ़े पीछे जाएगा उसके अनुसार हम लोग का स्टेटमेंट भी आगे पीछे होगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख देता हूँ। symbolic form is P single imply Q। पहले कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स ऑफ P single imply Q is Q सिंगल इम्प्लाई P। यानी पहले Q आएगा बाद में P आएगा। घुमा फिरा के पहले हम लिखेंगे इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट then the woman in it is literate। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला वाला। अगला पार्ट क्या है? कन्वर्स के बाद इनवर्स। अब हम लिखेंगे इनवर्स। तो चलो देखते हैं। इनवर्स ऑफ P सिंगल इम्प्लाई Q is negation of P single imply negation of Q। Therefore the statement is given as negation of P का मतलब women in a family is not literate, है ना। यहाँ पर आ जाएगा is not, और Q में भी negation है इसलिए इधर लिख देंगे family becomes family is not literate, है ना। तो ये हो जाएगा if women in a family is not
literate, then the family is not literate. क्योंकि दोनों जगह नेगेशन था इसीलिए मैंने दोनों जगह नॉट लगा दिया, क्योंकि सिंगल इम्प्लाई था इसीलिए इफ देन लगा दिया। खैर, अब हम इस क्वेश्चन के आखिरी टॉपिक को देखते हैं, यानी कॉन्ट्रापॉजिटिव वाले टॉपिक को देखते हैं। तो लिख देंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। ऑफ P single imply Q is negation of Q single imply negation of P. Therefore, the statement is given as, क्योंकि पहले नेगेशन ऑफ Q आया है इसीलिए मैं Q का उल्टा लिख दूंगा इफ फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। तो लिख दूंगा इफ फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द वुमेन in it is not literate। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा था इसलिए क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, बट है आसान। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में आप P और Q जब मेंशन करते हो ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये दोनों मेंशन हो गया तो बाकी की सारी चीज़ें तो पूरे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होती है। ये फॉर्मूला दिमाग में रहा तो बस स्टेटमेंट को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता है कि कैसे सेंटेंस फ्रेम किया जाता है ना। 12th में आ गए हो, बस सेंटेंस फ्रेम करना होता है, ठीक है। याद रहे, भूल कर भी इफ देन को मत छोड़ना, इफ देन तो पकड़ कर रखना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेशन है ना, सिंगल इम्प्लाई है ना हर जगह। चलो आगे के क्वेश्चन को जाते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। इस सब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। आपको तो पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, साइंस में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बस यही हिसाब है। एक्चुअली ये हमारे टॉपिक का कोई काम नहीं है तो भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, प्रेशर कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मान लो फोर्स थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ, ये फोर्स और इज इक्वल टू को मैं थोड़ी देर के लिए ये कांस्टेंट समझ लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो ट्रू है, हमें ट्रू है या फॉल्स है वो नहीं समझना है, हमें सिर्फ इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स और इन्वर्स ही देखना है। बट ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले P और Q लिखेंगे। तो P क्या होगा? तो P होगा यहाँ पर P और Q सबसे पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में P क्या होगा, इस क्वेश्चन में Q क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इफ़ के बाद की चीज़ों को ही आप P कंसिडर करते हो तो P होगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और देन के बाद की चीज़ों को आप Q कंसिडर करते हो ना। तो चलो लिख देता हूं लेट P को मैं लिख दूंगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस,
और Q को लिख दूंगा प्रेशर इंक्रीजेस। Therefore सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टेटमेंट का? P सिंगल इंप्लाई Q। चलो अब कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। तो लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ P सिंगल इंप्लाई Q इज Q सिंगल इंप्लाई P। Therefore the statement is given as, यानी पहले Q लिखेंगे बाद में P लिखेंगे, तो हम लिख देंगे इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, इफ प्रेशर increases then surface area decreases। ठीक है, अगला चलो अब हम लोग सेकेंड पार्ट को जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट है इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ P सिंगल इंप्लाई Q इज Q सिंगल इंप्लाई P। सॉरी, इनवर्स है तो ये नेगेशन आएगा P, नेगेशन आएगा Q। Therefore the statement is given as, अब नेगेशन ऑफ P है इसलिए मैं लिखूंगा इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस देन प्रेशर नॉट इंक्रीजेस। दोनों जगह नॉट लगा दूंगा। इफ सरफेस एरिया not decreases then pressure not increases। ये तो हो गया आपका इनवर्स। अब हम जाते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर। Contrapositive of P single imply Q is negation of Q single imply negation of P। Therefore the statement is given as अब देखो नेगेशन ऑफ Q पहले है यानी कि Q का उल्टा लिखना है, नॉट लगा कर लिखना है। तो हम लिखेंगे इफ प्रेशर नॉट इंक्रीजेस देन के बाद नेगेशन P बोला है तो P वाले को नॉट लगा दो। सरफेस एरिया not decreases। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ, जिसमें हमने कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता दिया। आई होप आपको समझ में आया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस, है ना, जरा दिखाओ। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा P और करंट डिक्रीज हो जाएगा Q, बस P सिंगल इंप्लाई Q लिख देंगे और फिर सारे फॉर्मूलेस का यूज करते जाएंगे और आपको ये खुद से करने आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक